हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो महिला पर्यवेक्षक या फिर महिला सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है 27 तारीख को, 27 अगस्त 2023 को, उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो अधिनियमों वाला चैप्टर है, जो कि ये अलग से सिलेबस दिया है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें महिलाओं से संबंधित अधिनियमों का बहुत अधिक क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके अंदर हम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इससे हम जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस अधिनियम से, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इस अधिनियम से संबंधित हम 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हालांकि डिस्कशन क्या, ये 15 एमसीक्यू ही अगर आप अच्छे से करके चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं इस वाले अधिनियम से। बाकी दो तीन दहेज प्रथा जो अधिनियम है उससे, और जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है, जो 1986 का बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम, वो सब का जो वीडियो है मैं ऑलरेडी 2 अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ये हमारा जो अधिनियमों का तीसरा वीडियो है, जिसके अंदर हम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपनी एमसीक्यू की शुरुआत करेंगे। आप भी इसका क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके लगाएंगे और देखेंगे कि आपका 15 में से कितना सही हो रहा है और आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, चलिए, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि ये 15 क्वेश्चन ही पर्याप्त है इस टॉपिक को करने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रवर्तन में आया। ठीक है, कब प्रवर्तन में आया? 1 अप्रैल 2005 को, 11 मार्च 2006 को, 26 अक्टूबर 2006 को, या फिर 21 मई 2005 को। इसका सही आंसर क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है ये कब प्रवर्तन में आया, कब एनफोर्स हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 अक्टूबर 2006 को। तो इस डाटा को आप, इस डेट को जरूर याद रखें और एक जगह एक कॉपी ले लें और साइड में आप नोट करते चले जाएं, और एग्जाम में जाने से एक दिन पहले उसको बस एक बार देख के चले जाइएगा। इस टॉपिक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित कब हुआ? इससे पहले पूछा क्या था कि प्रवर्तन कब हुआ था। ठीक है, प्रवर्तन में कब आया। ठीक है, तो प्रवर्तन में कब आया था हमने देखा। इस बार आपसे पूछ दिया कि पारित कब हुआ था। 12 अगस्त 2005 को, 12 जुलाई 2005 को, 12 मई 2005 को, या फिर 12 सितंबर 2005 को, सॉरी 13 सितंबर। तो आप डेट को ध्यान से देखेंगे, इसके बाद आंसर लगाने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 13 सितंबर 2005 ईस्वी को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को पारित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रवर्तन में कब आया और पारित कब हुआ, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आप दोनों ही याद करके रखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है हमको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, इसके अंतर्गत 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कितनी? 5 अध्याय और 37 धाराएं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 2 में कौन सी बात को परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं है। देखिए, ये जो अधिनियम है 2005 का, ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का जो धारा 2 है, धारा 2 में परिभाषा का वर्णन किया गया, परिभाषित किया गया है बहुत सारे शब्दों को। धारा 1 जो है उसमें उसके विस्तार को बताया गया है कि किस क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत होगा। तो परिभाषा जो धारा 2 है, इसमें किस चीज़ का परिभाषा नहीं दिया गया है? संरक्षण अधिकारी, प्रतिकार आदेश, पारिवारिक नातेदारी, या फिर संरक्षण आदेश। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी, पारिवारिक नातेदारी, इसका जो है परिभाषा नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। बाकी संरक्षण अधिकारी, प्रतिकार आदेश और संरक्षण आदेश का परिभाषा
दिया गया है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है अध्याय 2 में परिभाषित है। इससे पहले क्या जो परिभाषित नहीं था, तो 3 वहां पे देखे कि क्या क्या परिभाषित था। इस बार इसमें से 4 में से कोई एक ऐसा है जिसको परिभाषित किया गया है, तो उसको पकड़ना, बताइए क्या होगा। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू हिंसा की परिभाषा जो है इस अध्याय 2 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, पीछे धारा 2 था, ठीक है, याद रखिएगा, इस बार अध्याय 2 है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। शरण गृहों का परिभाषा नहीं किया गया, सेवा प्रदाता संबंधित प्रावधान नहीं है, सरकार के कर्तव्य को परिभाषित नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं छठवां प्रश्न में। छठवां प्रश्न है इस अधिनियम के उपबंधों का संवैधानिक धारा है, संवैधानिक आधार है। ठीक है, इस अधिनियम के उपबंध मतलब जो इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी कानून नियम बनाए गए हैं, जो भी उपबंध बनाए गए हैं, वो संविधान के कौन से आधार पे, कौन से धारा के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, इन सभी अनुच्छेदों का प्रयोग करते हुए ही, मतलब ये संवैधानिक आधार है। मतलब जो भी उपबंध इस अधिनियम के अंतर्गत किए हैं वो सभी इन अनुच्छेदों के अंतर्गत ही सारे उपबंधों को अधिनियमित किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है इस अधिनियम में संरक्षण प्रदान किया गया है। किसको संरक्षण प्रदान किया गया है? विवाहित पत्नी को, बहनों, विधवाओं या लिविंग पार्टनर को, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को, उपरोक्त सभी। बताइए इसमें किसको संरक्षण प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा ये सभी जो है इन सभी को क्या बोलते हैं, संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो घरेलू हिंसा होता है, ठीक है, तो केवल महिलाओं के साथ साथ 18 वर्ष से जो कम आयु के जो बालक हैं उनको भी संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। ये वाले को कोई गलत बोल सकता है कि इसमें नहीं किया गया, परंतु याद रखिएगा ये चारों जो है इसका सही आंसर है। मतलब उपरोक्त डी, विवाहित पत्नियों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है, बहनों, विधवाओं, लिविंग पार्टनर्स को भी, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को भी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8वां प्रश्न अब देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि धारा 2(1) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है। किसको मजिस्ट्रेट कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर ए और बी दोनों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों। न्यायिक मजिस्ट्रेट जो प्रथम वर्ग का होगा उसको भी मजिस्ट्रेट कहा गया है धारा 2(1) के अंतर्गत, या फिर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको भी कहा गया है। ठीक है, तो ए और बी दोनों जो है सही आंसर होगा। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? मतलब जो हमने देखा कि 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं, तो इन 37 धाराओं के अंतर्गत कौन सी ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत जो अधिकारियों को नियुक्त किया गया है उनके कर्तव्यों के कार्यों से संबंधित है, उनके कर्तव्यों और कार्यों को उसमें बताया गया है। धारा 12, धारा 9, धारा 14 या फिर धारा 20। क्या इसका सही आंसर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 9 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। धारा 9 में क्या कहा गया है कि जितने भी संरक्षण अधिकारी हैं उनके कर्तव्यों और कार्यों को इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि धारा 2 के अंतर्गत आवेदन पेश किया जाता है सेवा प्रदाता के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष, संरक्षण अधिकारी के समक्ष या फिर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। किसके समक्ष धारा 12 के अंतर्गत आवेदन को पेश किया जाता है? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया जाता है। और मजिस्ट्रेट किसको कहे, हम पीछे 2 देखे थे, याद रखें, प्रथम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट है वो, या फिर दूसरा मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट था वो, दोनों, उन दोनों को मजिस्ट्रेट कहा गया। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है आवेदन को पेश किया जाएगा।
11वां प्रश्न है कि धारा 12 के अंतर्गत आवेदन किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? व्यथित व्यक्ति द्वारा, प्रत्यर्थी द्वारा, सेवा प्रदाता द्वारा या फिर सरकार द्वारा। मतलब हमने देखा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन को पेश किया जा रहा है, लेकिन ये सब धारा 12 के अंतर्गत वर्णन है, लेकिन पेश कौन करेगा? क्या व्यथित व्यक्ति करेगा या प्रत्यर्थी करेगा, सेवा प्रदाता करेगा या सरकार, कौन करेगा? तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर ये सही। भाई जो व्यक्ति व्यथित है, जो पीड़ित है, वही तो पेश करेगा ना। तो व्यथित व्यक्ति के द्वारा ही ये आवेदन जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा धारा 12 के अधीन। ठीक है, 12वां प्रश्न अब देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि सरकार के कर्तव्यों के संबंध में गलत कथन बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन जो है जो सरकार के कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, घरेलू हिंसा के संबंधित जो सरकार का कर्तव्य नहीं है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा बताइए? सार्वजनिक माध्यमों द्वारा अधिकारों का व्यापक प्रचार करना, पुलिस अधिकार और न्यायिक सेवा के सदस्य को इस अधिनियम के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यथित व्यक्ति को वार्षिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करने के लिए निधियों की व्यवस्था करना, विभिन्न मंत्रालयों और न्यायालयों के प्रोटोकॉल तैयार करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये धारा 11 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा धारा 11 में ऐसा कहा, मतलब ये बाकी जो है ये बिल्कुल कथन सही है कि सरकार का ये कर्तव्य है, लेकिन जो सी ऑप्शन है इसमें क्या बोला गया है? व्यथित व्यक्ति को वार्षिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करना। मतलब जो व्यथित व्यक्ति होगा, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति होगा, क्या उसको वार्षिक वित्तीय लाभ दिया जाएगा? क्या नहीं, उसको क्यों पैसा दिया जाएगा भाई? ठीक है, उसके आवेदन को रखा जा सकता है, जो घरेलू हिंसा कर रहा है उसको दंडित किया जा सकता है, लेकिन व्यथित व्यक्ति को वार्षिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करेगा, ये जो है वर्णन नहीं है। इसीलिए ये जो कथन है ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब जो वर्णन है धारा 11 के अंतर्गत वर्णन है। अब हम 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि धारा 11 के अंतर्गत सरकार से तात्पर्य क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। इसका आंसर तो आप समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। धारा 11 के अंतर्गत जो भी सरकार शब्द को वर्णन किया गया है, तो सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कहा गया है, याद रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि धारा 2B के अनुसार बालक यानी 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें शामिल है दत्तक बालक, सौतेला बालक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो 18 वर्ष से कम आयु का जो बालक होगा उसको भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल किया गया, उसके साथ भी कोई किसी भी तरह का हिंसा नहीं किया जा सकता। तो इसमें अगर कोई पिता है तो उसका चाहे वो दत्तक पुत्र हो या फिर सौतेला बालक हो, ये दोनों को ही शामिल किया गया है। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु का बालक की बात करेगा तो दत्तक बालक भी और सौतेला बालक दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों को शामिल किया गया है। 15वां, तो आज का इस जो घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है उसका ये लास्ट प्रश्न है। ये 15 प्रश्न पर्याप्त है, इतना करके आप जाएं, क्योंकि रिवीजन में कितना ही करेंगे। 15वां प्रश्न है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है। ठीक है, घरेलू घटना का रिपोर्ट का क्या मतलब है? व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप में कोई की गई रिपोर्ट। दूसरा, व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत पर विहित रूप में की गई रिपोर्ट। उपरोक्त दोनों सही है या फिर उपरोक्त में से दोनों गलत है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रिपोर्ट को तभी माना जाएगा जो व्यथित व्यक्ति है जिसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है वो खुद ही जाकर घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप में की गई रिपोर्ट, अगर वो खुद रिपोर्ट करता है जाके तब। ठीक है, या फिर ऐसा हम नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति व्यथित है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जाकर शिकायत कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो व्यक्ति व्यथित है, पीड़ित है, वही व्यक्ति अगर शिकायत करेगा तभी उसको रिपोर्ट माना जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार इसके अंदर हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अधिनियम के साथ मिलेंगे। और ऐसा क्वेश्चन लाने का मेरा मतलब ये है कि आप वीडियो को 2 गुना स्पीड में करके देख लीजिए, 1.5 गुना में करके देख लीजिए, और एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट एक बार रिवाइज करके ज़रूर चले जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब इजी क्वेश्चन मिलेगा तो अखरेगा नहीं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।